बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि मेरी उम्र कितनी है। तो क्या हम कुंडली देखकर ये पता लगा सकते हैं कि कितनी हमारी उम्र है? एस्ट्रोलॉजी के पहले चैप्टर्स के अंदर ही उम्र निकालने के तरीके बताए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ये भी एक संकेत होता है कि आपको किसी की उम्र बतानी नहीं है। कौन कौन से ऐसे ग्रह होते हैं हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में, जो हमारे स्वास्थ्य को बार बार खराब करते हैं? कुंडली की एक बार पड़ताल कराई है, ऐसा ना हो कि जिसके लिए आप बहुत सारी दवाइयाँ बहुत समय से खा रहे हो, वो बस चुटकी बजाते ही खत्म हो जाए। IVF हो गया, मिसकैरेज हो गया, या फिर इनफर्टिलिटी हो गया, क्या इन सब चीजों को भी हम कुंडली से देख सकते हैं? तो पहली बात तो इनफर्टिलिटी की बात करता हूँ तो ये सिर्फ महिला की बात नहीं होती, इसमें तो पुरुष भी जो है वो सहभागी होते हैं। कुंडली के अंदर ये योग दिखाई देते हैं कि संतान होगी कि नहीं होगी। ये बड़ा सिंपल सा योग है, कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन जो अगली बात पढ़ने की होती है वो ये होती है कि दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपकी बीमारी कई बार डॉक्टर की रिपोर्ट में नहीं बल्कि आपकी कुंडली में हो सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ग्रह आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में आपकी कुंडली कितना बड़ा रोल प्ले करती है आपकी सेहत को लेकर? आज ऐसे ही कई महत्वपूर्ण सवाल होंगे जो आप सबके लिए बहुत जरूरी होंगे। आज इस पॉडकास्ट में हम बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं, बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमेशा की तरह आज भी एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं। वो मेहमान किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप सभी उन्हें जानते हैं। जैसे ही मैं अभी उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि उन्हें आप लोग कितना पसंद करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो उनसे बिना बात करे अपनी जिंदगी में कोई भी बड़ा फैसला नहीं करते हैं। तो चलिए फिर इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले एस्ट्रोलॉजर से आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ विनय बजरंगी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे। सर, आज मेरा सवाल सबसे पहले, जैसे ही मैंने बात की है कि कई बार क्या होता है कि डॉक्टर की रिपोर्ट में भी हमारी बीमारी नहीं आ पाती, लेकिन आप कुंडली में उस बीमारी को समझ जाते हैं। तो आज मैं सबसे पहले यही आपसे पूछूंगी कि क्या हमारी जन्म तिथि या जन्म समय, ये सब कुछ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी सेहत को लेकर? कंचन, जब एक कुंडली बनती है तो उसका जो बेसिस होता है वो जन्मदिन होता है हम्म। और समय होता है और कहाँ पैदा हुए, जी। जिससे कि हम देख पाते हैं कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है। हम्म। और उसके बाद आपकी कुंडली बनती है और जब कुंडली एक बार बन जाती है तो हमको ये पता चल जाता है कि कौन से ग्रह बीमारी देने वाले हैं हम्म। या स्वास्थ्य के रक्षक हैं। हम्म। एक कुछ ग्रह स्वास्थ्य के भक्षक होते हैं और कुछ रक्षक होते हैं। हम्म। एक बार हमने उनको इवैल्यूएट कर लिया तो फिर हम ये देख पाते हैं कि कब कौन से ग्रह जो हैं वो एक्टिवेट होंगे हम्म। या सुपर एक्टिवेट होंगे हम्म। और वो कौन से हिस्से में ज़्यादा परेशानी पैदा करने वाले हैं। हम्म। तो एक बार जब ये इवैल्यूएशन हो जाता है कि कौन से रक्षक हैं, कौन से भक्षक हैं और वो कब एक्टिवेट हो रहे हैं, तो हमको पता चल जाता है कि कौन हमारे साथ में है और कौन हमारे अगेंस्ट खड़ा है। तो समझने की बात यह है कि कुंडली देखने के बाद कौन से साल के कौन से महीने में किस प्रकार की बीमारी आ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक बार हम ये पढ़ लेते हैं कि ये बीमारी आने वाली है या आ सकती है, तो उसका निवारण क्या है, निकारण क्या है, ये भी कुंडली के माध्यम से पता चल जाता है। अब होता ये है कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वो अपना हॉरोस्कोप तो दिखाते हैं और ये खुद समझ लेते हैं कि इस प्रकार के रोग आ सकते हैं या इस प्रकार की परेशानी आ सकती है, लेकिन वो अपने आप से कुछ ना कुछ उपाय करना आरंभ कर देते हैं, हम्म। जो कि सर्वथा घातक होता है। हम्म। तो आपका जो आंसर है वो ये है कि कुंडली के माध्यम से पता चल सकता है कि कब कौन सी बीमारी आने वाली है। हम्म। उसका निवारण क्या है, ये एक अच्छा ज्योतिषी, जो कि एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजर भी कहते हैं उसको, हम्म। वो उसको पढ़े तो। मतलब जो बहुत अच्छी खासी जानकारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में रखता हो, वही इसके सारे उपाय बता सकता है, निसंदेह। जैसे कि आप खुद। निसंदेह अब जी। मेरा सवाल है सर, जैसे कि आप कुंडली पढ़ते हैं, आपके पास कोई कुंडली आई है, आपने वो कुंडली पढ़ी, तो क्या आप उस कुंडली को पढ़ के ये बता सकते हैं कि कौन कौन से रोग लग सकते हैं? कोई स्पेसिफिक, जैसे आपको जो है बहुत, अगर बात करूँ तो आपको टीवी हो सकता है, या फिर आपके साथ हमेशा जो है पेट की समस्या बनी रहेगी, तो क्या आप ये कुंडली देखकर बता सकते हैं? जी बिल्कुल, जब कोई स्पेसिफिक हॉरोस्कोप आता है जिसके अंदर बात बीमारी की होती है, तो ये पढ़ना बड़ा सिंपल होता है कि हाँ, कि कौन-कौन से रोग लग सकते हैं या फिर लगे हुए हैं हम्म। और वो कितने प्रगाढ़ यानी कि मजबूत हो चुके हैं, हम्म। ये पता चल जाता है। और ये भी पता चल जाता है कि किस तरीके की मेडिकेशन से
कब समाप्त हो सकता है। हम्म। बहुधा क्या होता है कि हम लोग एलोपैथी करते हैं या फिर हम कन्वेंशनल मेडिकेशन में जाते हैं या फिर हम एलोपैथी करते हैं, तो ये पता चल जाता है कि कौन से तरीके के जो मेडिकेशन है वो उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त रहेगा। तो यहाँ मैं वो बताना चाहता हूँ आपको कि यदि कोई संदेह हो आपको कि ये परेशानी हो सकती है या वहाँ परेशानी हो सकती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ जो आपका कुंडली रूपी जो एक्स-रे है, वो दिखाने की ज़रूरत है। उससे कौन से ग्रह कब बीमारी देंगे, क्या बीमारी देंगे और वो किस प्रकार से पहले से उसका प्रिवेंशन हो सकता है, ये देखा जाता है। या फिर यदि कोई बीमारी चल रही है, तो उसका प्रिवेंशन किस तरीके से हो सकता है, ये भी देखा जा सकता है। कई बार अमूमन सर हमने ऐसे लोग देखे हैं जैसे बार-बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं। उनका हमेशा ये रहता है जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो गई है, तो वो कहते हैं कि हम तो बहुत डॉक्टर के पास गए थे, बहुत हमने डॉक्टर्स के चक्कर लगाए, अपने शहर नहीं हम दूसरे शहरों में भी गए डॉक्टर के पास, लेकिन फिर भी डॉक्टर इनकी असली बीमारी को पकड़ ही नहीं पाए। अगर डॉक्टर बीमारी पकड़ लेते, तो आज वो हमारे साथ होते। ये जी। हमने कई बार ये एक स्टेटमेंट सुना है कि डॉक्टर बीमारी ही नहीं पकड़ पाए हैं। तो क्या ऐसा होता है कि कई ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हमारी कुंडली तो हमें दिखाती है लेकिन रिपोर्ट्स नहीं पकड़ पाती जी। है? कभी-कभी कुंडली भी नहीं बताती है। मैं अच्छा। आपको बताता हूँ इस हुँ, बार कि हुँ, होता ये है कि मान लीजिए कि आपका स्वास्थ्य कंट्रोल करने वाले भाव कौन से हैं। हुँ, छठा भाव होता है, आपकी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ का अष्टम भाव होता है और आपका जो लग्न होता है, जो कि आपकी स्ट्रेंथ को दिखाता है, वो पहला हाउस होता है जो लग्न है। 12th हाउस जो है वो भी किसी तरीके की मेडिकेशन, हॉस्पिटलाइज़ेशन इसके बारे में आपको बताता है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बहुत ही सीक्रेटिव ग्रह बैठा हुआ है। अब सीक्रेटिव ग्रह कौन से होते हैं? राहु सीक्रेटिव होता है, केतु सीक्रेटिव होता है। यदि शुक्र बैठा हुआ है राहु के साथ तो वो सुपर सीक्रेटिव हो जाता है। यदि राहु की वहाँ छाया पड़ती है और वहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, तो वो भी सीक्रेट ग्रह होने का काम करता है। अब मान लीजिए कि कोई ग्रह है जो कि सीक्रेटिव हो चुका है, तो वो अगर बीमारी देगा, तो वो सीक्रेट होगी। सीक्रेट का मतलब ये है कि कोई भी डायग्नोज़ कर लीजिए, वो उभर के ही नहीं आएगी। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कंचन बता रही थी कि मेडिकल रिपोर्ट्स देख ली, सारे पैरामीटर्स अच्छे हैं। सब कुछ देख लिया, डॉक्टर्स ने भी अपने पूरे आला लगा के देख लिया, वो कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति विशेष है, वो लगातार परेशानी के अंदर है। तो यहाँ पर उस राहु के सिलसिले में पड़ताल करनी पड़ती है। वो ग्रह जो कि सीक्रेटिव हो रहा है, उसकी पड़ताल करनी पड़ती है। देखना पड़ता है कि ये सीक्रेसी आखिर जा कहाँ रही है, कौन से अंग पर जा रही है और कितनी गंभीरता से लगी हुई है। जब हमको वो पता चल जाता है, तो फिर हमको पता चल जाता है कि उसका उद्गम कहाँ है, यानी कहाँ से उसका ओरिजिनेशन हुआ है। जब वो पता लग जाता है, तो फिर वो समस्या जो है, वो काबू में आ ही जाती है। सर अगर देखूँ अब आपसे पूछूँ कौन-कौन से ऐसे ग्रह होते हैं हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में जो हमारे स्वास्थ्य को बार-बार खराब करते हैं? मतलब देखा जाए तो बहुत बार बहुत से लोग होते हैं जिनके ऑपरेशंस अगर मैं खुद ही बात करूँ तो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं उनका एक बार ऑपरेशन हुआ उनके डॉक्टर्स ने बताया था कि कुछ गाँठें हैं उनके पेट में, ऑपरेशन हुआ, वो निकाल दी गईं, कुछ टाइम वो ठीक रहे, फिर वही सेम चीज़ उनके साथ रिपीट हुई, तो उनका अब दोबारा ऑपरेशन है। तो ये बार-बार ऑपरेशन के योग कैसे बनते हैं? देखिए बहुत सारी बातें होती हैं, वो हमारी लाइफ़स्टाइल से लिंक्ड होती हैं। हुँ, हम ये बात समझते नहीं हैं। बहुत बार जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ से लिंक्ड होती हैं, हम ये बात नहीं समझते हैं। बहुत बार हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी होती है, हम ये बात नहीं समझते हैं। हुँ, लेकिन कुंडली के अंदर इसका पूरा का पूरा संदेश छुपा हुआ होता है। हुँ, संदेश से मेरा अभिप्राय ये है कि मान लीजिए कि किसी के अष्टम भाव के अंदर कोई बहुत नेगेटिव ग्रह बैठा हुआ है, तो वो एक क्रॉनिक डिजीज़ को बताता है कि एक ऐसी डिजीज़ जो कि बहुत लंबे अंतराल से होगी और बहुत लंबे अंतराल तक रहेगी। हुँ, अब मान लीजिए कि हम उसके बारे में समझ ही नहीं पा रहे कि ये जनित क्यों हो रही है, तो फिर वो बार-बार आएगी क्योंकि वो ग्रह तो वहाँ से हटा ही नहीं है। हुँ, या तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे हटेगा और तब आप उसका उपाय करना आरंभ करेंगे। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसको पेट में रोग रहता है या हुँ, वो खाने के रोग से परेशान है, उसकी इंटेस्टाइन जो है, वो सही प्रकार से पूरे खाने का पाचन या सही प्रकार से क्रिया नहीं कर पाती, गट पोर्शन खराब है। हुँ, और वो व्यक्ति जो है, वो खाने में कभी भी जो एक
एक एक पॉजिटिविटी रखनी चाहिए खाने के अंदर, यानी कि घर का खाना चाहिए, बाहर के खाने के ऊपर कम केंद्रित होना चाहिए, वो उसके तरह ख्याल नहीं रखता है। तो आप ये समझ सकती हैं कि वो जितनी बार भी ऑपरेशन करा ले, जितनी बार भी वो किसी प्रकार के कामों के अंदर अपनी पॉजिटिविटी ले आए, या फिर अपना जो मर्जी इलाज करा ले, लेकिन यदि वो सोर्स को खत्म नहीं करेगा, तो उसका वो परेशानी जो है वो रहेगी। एस्ट्रोलॉजी की यही ब्यूटी है कि जब हमको किसी रोग के बारे में पता चलता है, तो हमको ये भी पता चलता है कि आ कहाँ से रहा है और क्यों आ रहा है। हम्म। जब आपको ये पता चल जाता है, तो बहुत सारे लोग थोड़े से जो बुद्धिमान होते हैं, वो समझ जाते हैं कि हमको कैसे काबू में पाना है इसको, हम्म। कैसे हम जो है इसको अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे जो रोग होते हैं, वो मंगल को काबू में पाकर ठीक हो जाते हैं। मंगल होता है एक एक्शन का ग्रह, उत्तेजित करने का होता है, यानी कि एक्टिवेट करने का ग्रह होता है। पता लगा कि आपकी कुंडली में मंगल सुप्तावस्था में पड़ा है, सो रहा है, यानी कि आपके वो हॉरोस्कोप के अंदर आपके पॉजिटिव ग्रहों को एक्टिवेट ही नहीं कर रहा है। तो उससे कहा जाता है कि भाई सुबह मॉर्निंग वॉक किया करो यार, हम्म। जाया करो, जिम जाया करो, थोड़ा सा ऐसा काम किया करो जिससे कि तुम्हारा मंगल एक्टिवेट हो। मंगल एक्टिवेट होगा तो तुम्हारे शरीर के अंदर जो ये व्याधियां आ रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। मान लीजिए कि किसी की कुंडली के अंदर ऐसे संकेत मिलते हैं कि ऑक्सीजन लेवल कम है, हम्म। या फिर ऐसा संकेत मिलता है कि एक तरफ का शरीर ही काम करता है, यानी कि मान लीजिए कि लेफ्ट का काम करता है, राइट का कम काम करता है। अब ये लेफ्ट राइट की बात भी थोड़ी सी समझने की है कि मान लीजिए कि आप ज्यादातर सांसें लेफ्ट नोज से लेती हैं, यानी चंद्र चंद्र उससे लेते हैं, नाड़ी से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका लेफ्ट पोर्शन जो है वो ज्यादा काम करता है। ट्राई करके देखिएगा। और फिर कभी कभी आपका सिर्फ राइट का काम कर रहा होता है। तो अलग अलग प्रकार की ये रोग देने की क्षमता रखता है। तो हम कहते हैं कि भाई तुम प्राणायाम करना शुरू करो, जिससे कि मान लो कि अनुलोम विलोम करते हो, तो उससे क्या होता है कि आप लेफ्ट और राइट को दोनों उपयोग करना सिखा देते हैं शरीर को, ताकि चंद्र जनित या सूर्य जनित बीमारियां ना हो, जो कि सीक्रेटिव होती हैं। साथ साथ यदि ऑक्सीजन लेवल बढ़िया हो जाए भस्त्रिका करने से, कपालभाति करने से, तो वो भी आपके लिए काफी अच्छा पॉजिटिव हो जाता है। तो बहुत सारे रोग आपके योगाभ्यास से, प्राणायाम करने से, मंगल को जागृत करने से छूमंतर हो जाते हैं। तो कुंडली की एक बार पड़ताल कराइए। ऐसा ना हो कि जिसके लिए आप बहुत सारी दवाइयां बहुत समय से खा रहे हो, वो बस चुटकी बजाते ही खत्म हो जाए। क्या आपके पास कोई इस तरह की कभी कोई क्लाइंट आपके पास आया या कोई ऐसी कुंडली आपके पास आई जिसमें बहुत परेशान होके कोई आया और बोला कि बस मुझे कुंडली देख के ये बता दो कि ये बचेगा भी कि नहीं बचेगा? क्या इस तरह के क्लाइंट्स आए? हाँ, देखिए मेरे पास बहुत तरीके के हॉरोस्कोप्स आते हैं और बहुत तरीके के क्लाइंट्स आते हैं। जिसको टर्मिनल डिजीज़ेज़ होती हैं, वो भी आते हैं कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा। और यदि बहुत परेशानी के अंदर है, तो वो ये भी पूछने आते हैं कि क्या किया जाए ताकि इसके प्राण जो हैं वो बहुत आसानी से निकल जाएँ, क्योंकि ये बहुत कष्ट झेल रहा है या झेल रही है। इस प्रकार के हॉरोस्कोप्स भी आते हैं। कुछ ऐसे हॉरोस्कोप्स भी आते हैं जिसको मेडिकल साइंस ने भी देखा हुआ नहीं होता या कम समझा हुआ होता है। मेरे पास एक लड़की आई थी, वो 20-21 साल की लड़की थी। हुँ। और वो लड़की एक दिन सुबह सो के उठी, तो उसकी गर्दन एक तरफ चली गई, बिल्कुल एक तरफ। मतलब जैसे हम लोग सामने देख रहे हैं, और उसकी गर्दन ऐसी एक तरफ हो गई। और वो अपनी गर्दन को ठीक हाथ से उठा के भी सीधी करती थी, तो जब छोड़ती थी तो एकदम ऐसे हो जाती थी। बहुत परेशानी के अंदर थी। और आप समझिए कि एक लड़की 20-21 साल की, जिसके अभी सपने उसने देखने शुरू किए और ऐसा उसके साथ हो जाए। बहुत सारे लोग आते हैं जिनके कानों में से आवाज़ आती है, लगातार आती है। जितनी शांति में चले जाएं उतने परेशान होते हैं। ऐसे बहुत किस्म के रोग हैं। ऐसे लोग आते हैं जिनका मान लीजिए गर्दन से नीचे पूरा का पूरा शरीर जो है वो सुन्न हो चुका है, वो नहीं काम करता है। तो ऐसे-ऐसे बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म के केसेस आते हैं, जिसके अंदर मेडिकल साइंस से कोई पॉजिटिविटी उनको मिल नहीं रही होती है। तो हमारे पास आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सबके सब ठीक हो जाते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि बहुत अच्छी उम्मीद मिल जाती है। बहुत अच्छे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर आ जाते हैं। और धीरे-धीरे समय के साथ जब वो अपने आप को ठीक करने की चेष्टा करते हैं,
तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी अगर हम बात करें तो बहुत से लोगों को हमने देखा है सर कि बीमार रहते हैं और जब वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि तुम शनि की साढ़े साती तुम्हारे ऊपर चल रही है, इसलिए तुम्हारे साथ ये समस्या बनी हुई है। शनि की साढ़े साती खत्म होगी तो सेहत में सुधार आएगा। क्या ये हम मान सकते हैं कि शनि की वजह से भी लोग बीमार पड़ते हैं? साढ़े साती है, ढैया चल रही है, तो आपका स्वास्थ्य जो है वो गिरेगा। अब मान लो कंचन, तुमसे बात करता हूं मैं, हम्म। और मैं कहता हूं कि कंचन, तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात आ जाती है कि तुम कुछ काम नहीं करना चाहती, हम्म। हिलना नहीं चाहती, हम्म। और नए नए प्रकार के पकवान खूब खाना चाहती हो। हम्म। जब भी कोई चीज आ जाए तो सबसे पहले समोसे, लड्डू, ये वो तुम सब खाना चाहती हो। शाम को भी ज्यादा तुम हिलना डुलना नहीं चाहती। तो धीरे धीरे क्या होगा कि तुम तंदुरुस्त होना शुरू हो जाओगी, फिर धीरे धीरे मोटी होना शुरू हो जाओगी। हम्म। इसका मतलब क्या हुआ कि शनि भगवान ने तुमको पकड़ लिया, तुमको शिथिल कर दिया, मोबाइल नहीं कर रहे। तुम हम्म। अब ना तो सुबह एक्सरसाइज करना चाहती हो, ना ही भागना दौड़ना चाहती हो। अ, जो शनि की प्रवृत्तियां हैं वो तुम्हारे अंदर पूर्ण रूप से आ गई। मैं तुमको इसलिए कह रहा हूं कि ये बात समझने की कोशिश करो कि हम्म। मतलब क्या है इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शनि तुम्हारे ऊपर अपनी प्रवृत्ति लेकर आ गए। हम्म। अब नेक्स्ट शनि की प्रवृत्ति क्या है? बीमार करना। हम्म। जब आपको उन्होंने अपनी तरह बना दिया हम्म। तो आप अब ना हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं, ना कुछ काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं तो बहुत एहसान के साथ कर रहे हैं। तो इवेंचुअली होगा क्या? एक समय ऐसे आएगा जब शनि की दशाएं आएंगी या शनि की अंतर्दशाएं आएंगी या फिर शनि का कोई नेगेटिव फेज आएगा, तो वो आपको ज्यादा बीमार कर सकता है, दिक्कत में लेकर आ सकता है। शनि ने अपनी दशा और अंतर्दशा के अंदर कुछ नहीं किया। हम्म। आप शनि नुमा पहले हो चुके थे, हम्म। 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से। खा खा के जो है मोटे हो गए थे, ना चल चल के मोटे हो गए थे, अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। कोई आपको कहता था तो आप उस बात को मजाक में उड़ाते थे। तो एक ना एक दिन तो अब शनि अपने चक्र में जब लेकर आए हैं तो अगला रूप तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। यानी कि बीमार ऐसा करेंगे कि परेशानी आएगी। तो अब क्या होता है कि हम जो अगला स्टेप देखते हैं कि ये शनि की दशा कब खत्म हो रही है या शनि की साढ़े साती कब खत्म हो रही है। लेकिन उनके खत्म होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप अपने व्यवहार के अंदर, अपने आचार के अंदर कोई चेंजेस करना शुरू ना करें। यदि आपने अपने चेंजेस करने शुरू किए तो धीरे धीरे जब शनि हल्के पड़ेंगे दशाओं के अंदर, अंतरदशाओं के अंदर, मान लीजिए ढैया के अंदर या शनि की साढ़े साती के अंदर, तो निसंदेह आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेंटालिटी चेंज करना बहुत जरूरी होता है। तो कभी कभी जब आप रोगित हो जाते हैं, रोग को जकड़ लेता है, तो सबसे बड़ी बात आपको जो पूछनी चाहिए किसी एस्ट्रोलॉजर से कि ये मुझे हुआ क्यों है और मुझे अपने अंदर क्या परिवर्तन लेकर आना है। क्योंकि कुछ ना कुछ आपने ऐसा काम किया है, या तो अनुवांशिक रोग हो। यदि रोग अनुवांशिक नहीं है, आपके जीवन के अंदर 30 साल के बाद, 35 साल के बाद, 40 साल के बाद आया है, तो यानी आपकी अपनी करामात है। ये आपने खुद उसको अपने शरीर के अंदर बुलाया है, आपने न्योता है उसको। तो आपको ये पूछना चाहिए कि ऐसा मैं क्या करूं ताकि ये रोग जो है, जो आया था, मैंने बुलाया था अपने घर में, अपने शरीर के अंदर, वो चला जाए। और एक अच्छा ज्योतिषी होगा वो ये जरूर पढ़ पाएगा कि वो रोग आखिर आपके शरीर में आया क्यों है, और आया है तो उसके जाने का उपाय क्या है। तो जाने का उपाय पता चल जाए, कब तक रहेगा वो ये उपाय पता चल जाए, और आगे वो दोबारा कभी ना आए ये पता लग जाए। तो यही तो ब्यूटी है एक हॉरोस्कोप रीडिंग की। हम्म। तो क्या सर ज्योतिष कारणों से हम अपनी कुंडली अगर आपके पास लेकर आते हैं तो अगर छोटी छोटी बीमारी नहीं, बड़ी बीमारियों की बात करूं, कैंसर हो गया, टीवी हो गया, या फिर इस तरह की जो बीमारियां हैं, क्या ये भी कुंडली से पता लगाई जा सकती हैं? कौन से देखिए, हाउस से? जी बिल्कुल, तो ये हम्म। हाउसेस नहीं होते, हम्म। बेसिकली ये होता है कि कौन से अंग के अंदर, हम्म। कौन से विशेष शरीर के हिस्से के अंदर ये रोग हो सकते हैं। हम्म। तो एक अच्छा ज्योतिष पढ़ने वाला होगा, कुंडली को पढ़ने वाला हम्म। होगा, तो वो ये बातें सारी की सारी पढ़ सकता है। उसको यदि सारे कॉम्बिनेशंस का भान होगा तो वो पढ़ सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और भगवान न करे कि किसी को कैंसर है, वो जाता है, तो एक ऐसे व्यक्ति के पास जाना कितना जरूरी हो सकता है जिसने कम से कम कैंसर्स की 1000, 2000, 5000 कुंडलियां पढ़ी हो। यदि उस व्यक्ति ने कैंसर की कुंडली नहीं पढ़ी होंगी तो वो आपकी मर्ज को पहली बात तो समझ नहीं पाएगा,
और वो मर्ज किस प्रकार से खत्म होगा ये नहीं से पढ़ पाएगा। तो यदि कुंडली के अंदर कोई भी विकार है, यदि व्यक्ति के अंदर कोई भी विकार है, तो कुंडली में वो विकार नजर आता है। लेकिन वो विकार पढ़ने वाला जो ज्योतिषी है, उसने वैसे विकार पढ़े होने चाहिए। कॉम्बिनेशन से कभी भी कोई चीज दिखती नहीं है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जब आप पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे गज केसरी योग है, या एक ऐसा योग है गुरु आदित्य योग है, सूर्य आदित्य योग है मान लीजिए कुंडली के अंदर, तो क्या वो फलित होता है? फलित ही नहीं होते। बहुत सारे योग नेपथ्य में यानी कि बैकग्राउंड में चले जाते हैं। फलित होना किस प्रकार से होता है, ये एक बहुत गूढ़ रहस्य होता है जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर हर एक को पता नहीं होता। तो मैं आपसे कहूंगा कि यदि आपकी कुंडली के अंदर कोई ऐसा योग अवयोग आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये पहले फलित होगा कि भी नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर फलित होगा तो इसके फल को रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। और जब ये बात पता चल जाएगी तो आपके शरीर के ऊपर पहले तो कोई रोग अटैक नहीं करेगा, और जब अटैक नहीं करेगा तो आप उतने बीमार नहीं पड़ेंगे जिससे कि आप परेशान हो जाएं। हम्म। अगर सर बात करूँ अब महिलाओं की, खास तौर से आईवीएफ हो गया, मिसकैरेज हो गया, या फिर इनफर्टिलिटी हो गया, क्या इन सब चीजों को भी हम कुंडली से देख सकते हैं? तो पहली बात तो इनफर्टिलिटी की बात करता हूं तो ये सिर्फ महिला की बात नहीं होती, इसमें तो पुरुष भी हम्म। जो है वो सहभागी होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल मैंने देखा कि अ, अधिकांश कपल्स जो हैं, क्योंकि पहले तो वो लेट मैरिज करते हैं, 30 32 35 तक मैरिज हो पाती है, और उसके बाद जब वो प्रयास करते हैं किसी अपनी संतान उत्पत्ति की, तो वो हो नहीं पाता है। तो कुंडली के अंदर ये योग दिखाई देते हैं कि संतान होगी कि नहीं होगी। ये बड़ा सिंपल सा योग है, कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन जो अगली बात पढ़ने की होती है वो ये होती है कि संतान अगर होगी नहीं तो कितने परसेंट चांसेस है होने के। जी हाँ, कोई भी योग एब्सोल्यूट 0 या 100% नहीं होता। और यदि होगी तो कितने परसेंट चांसेस है कि वो कृत्रिम तरीके से यानी कि आईवीएफ या आईयूआई से हो सकता है। तो हमारे पास सटीक मैकेनिज्म होता है पढ़ने का, जिससे कि हम बता सकते हैं कि आईवीएफ के माध्यम से यह कपल संतान की प्राप्ति कर सकता है, नहीं कर सकता है। और यहाँ कंचन मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि मेरे पास तो बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स के डॉक्टर्स कपल्स को रेफर करते हैं, क्योंकि वो कपल्स वहां जाते हैं और अपने प्रोसेसेस के अंदर वो बेचारे अपना पूरा टाइम लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, और वहां आईवीएफ फेल हो जाते हैं। हम्म। एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया, तो एक तो शरीर जो है वो हल्का पड़ने लगता है, मन हल्का पड़ने लगता है, हम्म। और उनका मन खिन्न हो जाता है। तो डॉक्टर्स ही कहते हैं कि आप जो है एक जाकर यहाँ जाइए, और वो आपको बताएंगे कि कौन सी डेट में उस आईवीएफ को आप करवाएं करवाएं। ताकि वो कामयाब हो जाए। हम्म। तो इस काम के लिए मैं सिद्धस्त हूँ, अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि मैंने अ, बहुत सारे लोगों को इसमें हेल्प करने की चेष्टा की है, हम्म। जिनके आईवीएफ जो हैं वो फेल हो रहे थे। और मैंने एक वीडियो भी की थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि आईवीएफ 5 बार से ऊपर फेल हो चुका था उनका, और उसके बाद मैंने उनको बताया कि आप इस अंतराल के अंदर आईवीएफ कराइए तो आपका आईवीएफ कामयाब होगा, और उनका कामयाब हुआ। वाह वाह सर, वेरी गुड सर। सर, क्या कुछ लोग जन्म से ही बीमारियों को लेकर पैदा होते हैं? जैसे हमने देखा है कई बार कोई छोटा सा बच्चा होता है, उसके दिल में छेद होता है, या फिर बच्चा हुआ तो उसको मिर्गी जैसी परेशानियां, जो है 1 साल की उम्र है और उसको मिर्गी जैसी परेशानियां लग गई हैं। क्या ये डिसाइडेड होता है, ये कुछ डिसाइडेड डेस्टिनी होती है कि पैदा हुए उसके बाद से बीमारियां लगी जी हुई हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं जिनके पास जन्म से ही कुछ ना कुछ बीमारियां होती हैं, हम्म। अनुवांशिक बीमारियां होती हैं जो कि वो अपने जो डीएनए है उससे कैरी करते हैं, और कुछ जो है वो किसी न किसी बीच में जब वो उनकी माँ गर्भवती होती हैं तब किसी न किसी रॉन्ग मेडिकेशन के कारण या किसी परेशानी के कारण वो बच्चे के अंदर रोग जनित हो जाते हैं। तो आप लोग जो हैं जब बच्चा गर्भ में होता है तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक एक प्रथा है, और प्रथा ये है कि षष्ठी के दिन बच्चे की कुंडली बनवानी चाहिए। षष्ठी के दिन, और जो ज्योतिषी उनकी कुंडली बनाएंगे वो कुछ और देखें न देखें कि कौन से ग्रह नक्षत्र हैं, लेकिन ये जरूर देख लें कि इस बच्चे को कोई ऐसा रोग तो नहीं है जो कि अनुवांशिक हो यानी कि हेरिडिटी हो, या फिर
वो जब गर्भ में रहा हो उसके कारण से हुआ हो। यदि ऐसी कोई बात होती है तो हम वास्तव में जो उसकी आयु है उसकी गणना करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर अल्पायु का कोई कोई ऐसा विशेष ग्रह लगा हो या कोई ऐसा दोष लगा हो जिसका कुछ निवारण करना हो। तो षष्ठी के दिन बच्चे की कुंडली ज़रूर बनवाइए जब बच्चा पैदा होता है, और जो कुंडली बना रहे हैं यदि वो ये कुंडली को पढ़ना जानते हैं तो वास्तव में ये चीज़ पढ़ लें कि उसके साथ कोई ऐसी नेगेटिविटी या कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है। और यदि कोई परेशानी होती है, तो यदि परेशानी होती है तो उसके उपाय भी होते हैं। बिल्कुल, और अगर मुझे लगता है इतनी परेशानी होती है तो फिर आप ऐसे में विनय बजरंगी जी के पास तो बिल्कुल आ सकते हैं। जी। सर, हमने बहुत बार देखा है लोगों को सुसाइड जैसी बहुत बार होता है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ। कई बार लोग कहते हैं कि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उसमें सिर्फ़ थॉट यही चल रहा है कि अब बस हो गया बहुत, सुसाइड कर लेते हैं। क्या कुंडली अगर कोई भी दिखाने आता है तो सुसाइड करेगा ये बंदा या इसका एक्सीडेंट होगा, इस तरह की चीज़ें भी क्लियर हो जाती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। और सुसाइड जो है वो एक मेंटल फिनोमिना होता है, हुँ, डिप्रेसिव टेंडेंसीज होती हैं। जो चंद्रमा होता है उसका राहु के साथ योग बना हुआ होता है, केतु के साथ योग बना होता है। थर्ड हाउस का और अष्टम भाव का एक संबंध होता है। थर्ड हाउस जो होते हैं वो हाथ होते हैं, अष्टम भाव मृत्यु होता है, तो अपने हाथ से अपनी मृत्यु के योग कुंडली के अंदर नजर आते हैं। बहुत बार जो मैं हॉरोस्कोप्स देखता हूँ उसके अंदर यदि टर्मिनल डिजीजेस हैं या फिर ऐसी डिजीजेस हैं जो कि बच्चे को या उस व्यक्ति को बहुत परेशान कर रहे हैं, तो हमारा अनायास ही इस योग की तरफ रुझान जाता है कि कम से कम पढ़ तो लें, कि तो ऐसा तो नहीं है कि सुसाइडल टेंडेंसीज हों। तो बहुत बार जैसे कंचन ने कहा कि यदि बहुत गहन बीमारी है या ऐसी कोई परेशानी है जो कि ठीक ना हो रही हो, तब भी ये सब चीज़ें जनित होती हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर उपाय करने चाहिए। पहली बात तो ये है कि यदि वो जो रोग है जिसकी वजह से वो चीज़ जनित हो रही है, वही समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन बहुधा क्या होता है कि रोग के कारण नहीं होते, दिमाग के अंदर एक रोग होता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, या मेरे ये काम नहीं हो पाया, या फिर ये काम रह गया, और फिर वो सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं। उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और उसका निवारण करना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। वरना होता ये है कि मैंने अक्सर देखा कि बच्चे जो हैं वो 12वीं क्लास से ही इस प्रकार की टेंडेंसीज में आ जाते हैं कि मेरा पर्चा खराब हो गया, मैं फेल हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, और सुसाइड कर लेते हैं। और नंबर उनके 95 आते हैं 100 में से। एक क्वेश्चन गलत है, आधा क्वेश्चन गलत है, और उसके चक्कर में एक जो है वो मैं बाहर रह गया या मैं नहीं सक्सेसफुल हो पाऊंगा, हो पाऊंगी, इस प्रकार की टेंडेंसीज होती हैं। खास तौर से जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत प्रेशराइज करते हैं, या फिर बच्चे बिना मतलब का प्रेशर लेते हैं पढ़ते हुए, उन माँ बाप को अपने बच्चे की कुंडली दिखानी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं उसके अंदर सुसाइडल योग बने हुए हों, तो उसका उपाय समय रहते ज़रूर करना चाहिए। अब मेरा एक सवाल है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि मेरी उम्र कितनी है या मैं कितनी उम्र तक रहूँगा, ताकि अगर मेरी उम्र कम है तो मैं उन कामों को पहले निपटा लूँ। आजकल तो वैसे भी लोग बहुत समझदार हैं, तो वो पहुँच जाते हैं कि भई मेरी उम्र आप बता दीजिए। तो क्या हम कुंडली देखकर ये पता लगा सकते हैं कि कितनी हमारी उम्र है? देखो, जब हम हॉरोस्कोप को पढ़ना शुरू करते हैं तो हुँ, सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि किसी की उम्र कितनी होगी। हुँ, तो एस्ट्रोलॉजी के पहले चैप्टर्स के अंदर ही उम्र निकालने के तरीके बताए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ये भी एक संकेत होता है कि आपको किसी की भी उम्र बतानी नहीं है। हुँ, यानी कि आपको, ज्योतिषी को ये ज्ञान हो सकता है कि इसकी उम्र कितनी है, लेकिन उसको ये बताने का उसको अधिकार प्राप्त नहीं है। और यदि उसने बता दिया किसी को, तो समझ लीजिए कि यदि उसकी बात सत्य निकली तो उसको पाप लगता है। यानी कि वो उम्र को बताने का पाप लग जाता है, हत्या का भी पाप लगता है ऐसे हुँ, केसेस में। तो ज्योतिषी किसी की उम्र बताते नहीं हैं, लेकिन आपको एक आभास दे सकते हैं सेगमेंट्स का कि आप किस सेगमेंट के अंदर के व्यक्ति हैं। हुँ, अल्प आयु के हैं, हुँ, या मध्यम आयु के हैं, या दीर्घ आयु के हैं। हुँ, दीर्घ आयु का मतलब 65 साल से ऊपर के। हुँ, मध्यम आयु का मतलब 29 साल से लेकर 65 साल तक। हुँ, और अल्प आयु का मतलब
28 साल, 0 से 28 साल तक। तो कह सकते हैं कि आपकी मध्यम आयु है या दीर्घ आयु है। दीर्घ आयु के अंदर भी सेगमेंट्स होते हैं 3-3, यानी कि दीर्घ आयु अल्प, दीर्घ आयु मध्यम और दीर्घ आयु दीर्घ। तो कोई आदमी जैसे कि तुम दीर्घ आयु दीर्घ में होगी तो तुम समझो कि 90 इयर्स एंड बियॉन्ड रहोगी। अच्छा। और कोई दीर्घ आयु मध्यम का होगा तो वो समझ लो कि 89 से लेके 81 से लेकर 89 तक रहेगा। और दीर्घ आयु अल्प का होगा तो वो 65 से लेकर और 79 80 तक रहेगा। तो इस प्रकार से बाइफरकेशन जो है वो होती है। तो हम इंडिकेट तो जानते तो है ही है, इंडिकेट कर देते हैं कि आपका ये सेगमेंट है, चिंतित मत होइए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं सर, ये आखिरी क्वेश्चन है मेरा, कि डॉक्टर कहते हैं कि आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और दिमाग में कुछ केमिकल प्रॉब्लम इनके चल रही है, लेकिन डिप्रेशन किस चीज़ का, मतलब कोई उनकी लाइफ को जब हम उठा के देखते हैं तो टेंशन लेने का या डिप्रेशन लेने का कोई कारण ही नहीं है, सब कुछ उनकी लाइफ में ठीक है लेकिन फिर भी डिप्रेशन में है। तो क्या इसका भी कोई कारण होता है हमारी कुंडली में? बात कारण की नहीं है, बात निवारण की है। क्योंकि एक आदमी यदि बिना मतलब में परेशान रहता है, और अब ये वाली जो एक टेंडेंसी है वो हर एक व्यक्ति के अंदर आ चुकी है कि शाम को उससे पूछो कि तुम इतने चुप-चुप क्यों हो या उतने उदास क्यों हो, तो उसके पास कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता कि मैं उदास क्यों हूँ, लेकिन वो खुश नहीं होता। और यदि यही बात मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए तो वो एक क्रॉनिक डिप्रेसिव का कारण बन जाती है। उसके बाद तो यदि घर के अंदर सब्जी नहीं बनी उसके पसंद की, तो डिप्रेशन टेंडेंसीज दे देता है। और यदि ऐसी कोई बात है कि हर छोटी सी बात के ऊपर व्यक्ति झींकता है, परेशान होता है, तो उसको जरूर दिखाना चाहिए किसी मनोचिकित्सक या फिर एक ज्योतिष मनोचिकित्सक से, जो कि उसको बता सके कि भाई हैप्पीनेस इज द मेन की। हमारा इस पृथ्वी के ऊपर आना ही एक हैप्पीनेस की बात है, खुशी की बात है। हमको वो हैप्पीनेस इंडेक्स अपना बढ़ा के रखना चाहिए। खुश रहेंगे जितना, यही तो हमारा मेन काम है। मान लो हम कुछ भी नौकरी करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, इसके पीछे असली उद्देश्य तो यही है कि ये खुश रहें, 2-4 बार जो है मिलके खुश रहें, चाहे फ्रेंड्स के साथ रहें, चाहे फैमिली के साथ रहें, हमेशा खुश रहें। तो अपनी हॉरोस्कोप को आपको इस चीज़ के लिए एक बार ज़रूर इवैल्यूएट करा लेना चाहिए। बिल्कुल। और अगर किसी भी बीमारी से आप जूझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे भी लाइफ में हो सकता है कि कुंडली दिखाने के बाद कुछ बेहतर हो, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके मन में हैं तो आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप विनय बजरंगी जी से अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ आगे ना हो। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।